When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. और जब इनके पेरेंट जो माँ बाप इनके गए थे सिटी में सेटल होने के लिए, जब वहाँ अच्छी तरह से सेटल हो गए यानी कि उनका घर काम धाम सब जम गया, तब फिर उन्होंने इनको भी वहाँ बुला लिया यानी कि खुशवंत सिंह को और इनकी दादी को। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये एक तरीके से एक ऐसा मोड़ था। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ आ जाना किसी की लाइफ में, किसी के किसी उसमें किसी भी काम में। तो वो इनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक बहुत ख़ास मोड़ आ गया। कैसे? ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। और हालांकि ये एक ही रूम में रहते थे दोनों, लेकिन अब उनकी जो दादी थी वो जिस तरह से गांव में स्कूल में इनको साथ में जाती थी स्कूल तक, अब वो नहीं आती। क्यों? आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि ये अब एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे और बस में बैठ के जाने लगे थे। गांव में तो वो पाठशाला होती थी और इनकी दादी वहाँ तक छोड़ने जाती थी। वहाँ बगल में मंदिर था तो वो भी अपना कुछ धर्म करम का वो कर लेती थी, कुछ पुस्तकें पढ़ लेती थी। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और उधर क्या था कि जिस तरह से गलियों में, गांव की गलियों में कुत्ते हुआ करते थे, यहाँ शहर में वो भी कुत्ते भी नहीं थे इस तरह से आवारा टाइप के। तो ये क्या है कि जो इनका बरामदा था वहाँ पर ये चिड़ियों को दाना चुगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो वहाँ कुत्तों को रोटियाँ डालती थी, उसके बदले में यहाँ चिड़ियों को चुगाना शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। और जैसे जैसे साल गुजरते गए इनका कुछ मिलना जुलना एक दूसरे से कम ही होता चला गया, क्योंकि भाई इनकी एक अपनी एक लाइफ स्कूल वाली शुरू हो चुकी थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की। तो जिस तरह से लाइफ में चेंजेस आए उस तरह से एक दूसरे इनका दादी से थोड़ा सा मिलना जुलना कम होता चला गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वो इनको उठाती रहीं, जैसे गांव में उठाती थी तैयार करती थी उसी तरीके से। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब ये स्कूल से लौट के आते थे तो वो पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. और जब ये आते थे तो ये सारी चीज़ें जो टीचर्स इनको बताते थे, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और जैसे कि साइंस के बारे में और लॉ ऑफ ग्रेविटी, अलग अलग तरह के जो लॉज होते हैं साइंस में जो ये पढ़ते थे कि दुनिया गोल है, क्या जो जो ये पढ़ते थे वो सब आके बताते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि वो इनकी दादी जो थी वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा या वैसी स्टडीज़ जो होती हैं या धार्मिक जो धर्म की किताबें होती हैं उनके बारे में तो जानती थी। अब ये साइंस और ये इंग्लिश वगैरह का उनको नॉलेज भी कम थी और उससे वो खुश भी नहीं थी। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे वो खुश नहीं हुई। शी कुड नॉट हेल्प विथ मी शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। और वो मुझको पढ़ने में भी मदद नहीं कर पाती थी। गांव में तो वो पढ़ने में मदद कर देती थी, क्योंकि जो भी सिलेबस था गांव की जो क्लास थी इनकी वो सब उनको आता था। लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल और साइंस वगैरह के लेसन्स थे जिसमें वो उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और उनको मतलब वो ये ऐसा मानती थी, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, कि वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी। और एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो दुखी थी किस चीज़ से, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और ईश्वर और शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, इससे वो दुखी थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। और एक दिन जब ये आए थे इन्होंने वहाँ सबको बताया कि अब इनको म्यूज़िक सिखाया जाएगा स्कूल में। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, और वो बहुत डिस्टर्ब हो गई ये सुन के। क्यों डिस्टर्ब हो गई? टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। क्योंकि इनके हिसाब से जो गीत संगीत होता था वो अच्छी चीज़ों में शामिल नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स।
और जो भीख मांगने वाले या जो नाचने वालियाँ जैसे होती थीं शादी ब्याहों में, जो नाचने का काम करती थीं, उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उन्हीं लोगों के लिए नाचने गाने का काम होता था, या नाचना गाना गीत संगीत सिर्फ उन्हीं लोगों का काम था, ये ऐसा उनका मानना था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा भले ही नहीं, लेकिन जो खामोश हो गई वो चुप रह गई, तो इसका मतलब ये था कि वो सहमत नहीं थी इन सब चीज़ों से और उनको सही नहीं लगा। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद बहुत ही मुश्किल से वो कभी उनसे बात होती थी इनकी आपस में। उसके बाद से एक तरीके से इनकी और बातचीत कम हो गई। When I went up to university, I was given a room of my own। और जब ये यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो वहाँ पर इनको इनका कमरा मिला हॉस्टल में। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो अब तक क्या था कि अब तक तो ये भले ही स्कूल जा रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन ये कम से कम एक ही रूम में रह रहे थे अपनी दादी के साथ। और फिर धीरे धीरे जिस तरह से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, जिस तरह की इनकी एजुकेशन हो रही थी, तो वो लेवल इनकी दादी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रह गया था, इस तरह की इनकी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन फिर भी चूंकि साथ में रह रहे थे तो थोड़ा बहुत तो टच रहता ही है। लेकिन अब जब ये यूनिवर्सिटी में आ गए तो बिल्कुल ही अपनी दादी से इनका टच ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनको हॉस्टल में एक सेपरेट रूम मिल गया। तो वो जो इनका कॉमन लिंक था ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी कि अब वो भी इनका जो एक कॉमन जिस चीज़ से ये एक थोड़ा बहुत जुड़ाव इनका अपनी दादी से था वो भी ख़त्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। और इनकी दादी ने भी एक तरीके से अपने आप को अकेला रहने का जो ये अब इनका टाइम आ गया था कि उनको अकेले रहना था, तो वो भी उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और वो चरखे पे क्या है, अपना जो टाइम पास करने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए वो चरखे पे सूत काटती थी। और वो उनका एक इम्पॉर्टेंट कामों में से एक हो गया था अब। और उसके लिए वो किसी और से बात करने के लिए उसको छोड़ती नहीं थी कि जैसे कोई आ गया, बातचीत होने लगी तो वो काम छोड़ के बातों में लग गए, ऐसा वो नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और दिन भर सूरज उगने से लेके सूरज ढलने तक चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ दोपहर में ही कुछ टाइम के लिए वो चिड़ियों को दाना वगैरह चुगाने के लिए ही रिलैक्स होती थी, फ्री होती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। और वो क्या करती थी कि बरामदे में आ जाती थी और जो रोटी होती थी उसके बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर लेती थी और डाल देती थी। तो इनके आसपास सैकड़ों जो चिड़ियाँ हैं वो इकट्ठा हो जाती थी और बिल्कुल शोरगुल करके पागल कर देने वाला चहचहाने का जो शोरगुल होता है वो सब करती रहती थी और बैठी रहती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। तो कुछ चिड़ियाँ उनके सर पे बैठ जाती थी, कुछ पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ कंधों पे बैठ जाती थी। और इनकी जो दादी थी वो मुस्कुराती रहती थी, उनको रोटियों के जो छोटे छोटे टुकड़े करके डालती रहती थी, लेकिन कभी भी वो उनको भगाती नहीं थी वैसे कि उनको कोई उससे तकलीफ़ हो रही हो चिड़ियों से तो वो भगाएं। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और वो जो आधा घंटा होता था उनके लिए सबसे खुशी देने वाला दिन भर का वो टाइम हुआ करता था इनकी दादी के लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। और फिर इनका वो टाइम आ गया कि जब इनको आगे की स्टडीज़ के लिए विदेश जाने का, अब्रॉड का मतलब कहीं बाहर जाने के लिए इनको टाइम आ गया कि जब कहीं इनका एडमिशन हुआ और ये बाहर जाने लगे, तब इनको लगा कि अब इनकी दादी और ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, यानी इनको और ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और ये 5 साल के लिए जाने वाले थे बाहर, और जो एज इनकी दादी की थी उसमें कोई भरोसा नहीं था कि क्या होगा। But my grandmother could. She was not even sentimental।
मतलब एक ये होता ना कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो अपने जो बिल्कुल चहेते उनके बच्चे होते हैं या नाती पोते होते हैं वो उनको अपने से दूर नहीं देखना चाहते, और जब कभी कोई ऐसी बात आती है तो वो हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे ही इनको भी लग रहा था कि शायद अब इनकी दादी अपसेट हो जाएंगी और वो शायद जाने नहीं देंगी या कुछ भी। लेकिन बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ना ही वो इमोशनल हुई, भावुक हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और वो इनको छोड़ने स्टेशन पर भी आई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इनसे बातचीत नहीं की और ना ही कोई ऐसा इमोशन या फीलिंग्स दिखाई कि जैसे वो दुखी हैं, या बस वो चुप रहीं। यानी इसका ये मतलब निकलता है कि दुख तो उन्हें हो रहा होगा लेकिन उन्होंने शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उन क्या है कि उनके होंठ जो है वो बस प्रेयर्स में हिल रहे थे, प्रार्थना में कह रही थी वो, और जो उनका दिमाग था वो भी एक तरीके से प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स व बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां हैं वो जल्दी जल्दी माला जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोर हेड एंड वेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और जब ये जाने लगे, ट्रेन में बैठने लगे जाने के लिए, तो उन्होंने इनके माथे पे चूमा, और ये एक तरीके से उनके लिए ऐसी याद थी कि जो हमेशा इनके दिमाग में रही। और इनको ये लगता था कि यही इनका फिज़िकल जो कांटेक्ट था वो आखिरी जो संपर्क था, आखिरी बार इनको एक दूसरे से टच में जो रहे, उन्होंने इनको चुम्बन लिया, चूमा माथे के ऊपर, तो ये इनको लगता था कि ये आखिरी कांटेक्ट है। क्योंकि इनको ये लगता था कि जब तक ये लौट के आएंगे तो शायद वो ज़िंदा रहें या ना रहें। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन ऐसा नहीं था। जब 5 साल के बाद ये लौट के आए तो ये उनको स्टेशन पे मिले, वो स्टेशन पे लेने आई इनको। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो बिल्कुल एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगी। जितनी वो बूढ़ी पहले थी उतनी ही लग रही थी, उससे एक दिन भी ज़्यादा उनकी उम्र पहले से नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास बात करने के लिए कोई टाइम ज़्यादा नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब इन्होंने, इनकी दादी ने उनको गले लगाया तो भी वो, इनको महसूस हो रहा था कि वो उनकी जो प्रार्थना बोलने की जो आदत थी, प्रार्थना उनकी चल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। और अभी भी जिस दिन ये आए उस दिन, पहले दिन भी इनका जो सबसे, उनका जो एक रूटीन सेट था, जिस तरह से चिड़ियों को दाना वाना चुगाती थी, तो वही उनका सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें उसी चीज़ में मिल रही थी। तो वो उनको दाना चुगा रही थी और कभी प्यार से उनको झिड़क भी रही थी चिड़ियों को। तो ये उनका जो रूटीन था, वो उस रूटीन में जिनमें सबसे ज़्यादा उनको खुशी मिलती थी वही वो कर रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। और शाम जब हुई तो वो एक तरीके से एक बदलाव उनके अंदर दिखा। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने क्या है, उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या किया, पड़ोस की सब महिलाओं को इकट्ठा किया और एक ढोलक मंगा लिया और उस पर उन्होंने गाना और वो सब बजाना शुरू कर दिया, गाने बजाने शुरू हो गए फॉर सेवरल आवर्स। आपको जैसे मालूम होगा कि जो पुराने सिस्टम ये होते थे गाना बजाना ढोलक वगैरह पे, ये तभी होता था जब कोई खुशी का माहौल, शादी हो रही हो या कुछ भी। तो अब चूँकि ये लौट के आए थे बाहर से और इतने लंबे टाइम के बाद ये मिले अपनी दादी से, तो वो खुशी में उन्होंने सब पड़ोस की औरतों को बुला के और ये गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और काफ़ी घंटों तक वो एक जो पुराना सा ढोलक था ढीला ढाला, उसका जो बजाने के लिए जो साइडों में लगा होता है,
जहाँ थपकी देते हैं, वो सब ढीले हो चुके थे। फिर भी उस पर ये लगी काफ़ी टाइम तक, कई घंटों तक उस पर गाना बजाना इनका चलता रहा। और जो घर लौट के कोई, जैसे पुराने ज़माने में क्या है कि ज़्यादातर क्या लड़ाइयाँ वगैरह का माहौल रहता था, कोई ना कोई सैनिक या लोग युद्ध पे ही चले जाते थे, और जब वो लौट के आते थे तो उनके आने की खुशी में गीत गाए जाते थे वॉरियर्स के। तो उसी तरह के जो पुराने गीत थे वो गाए जा रहे थे उस टाइम, जो इनकी दादी सबको इकट्ठा करके जो गाना बजाना कर रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और सबको मिलके उनको रोकना पड़ा, ये कहना पड़ा कि भाई रुक जाओ, ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस मत लो। वो मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इनके आने पर कि वो सबको इकट्ठा करके गाना बजाना और उसमें गाए जा रही थी, बजाए जा रही थी। तो सब ने उनको रोका कि भाई इतना स्ट्रेस मत लो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये जब से होश संभाला था इन्होंने, अपनी दादी को जब से देखा था, तब से ये पहला टाइम था जब उन्होंने, इनकी दादी ने प्रार्थना नहीं की थी शाम की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और उनको हल्का बुखार आ रहा था और डॉक्टर ने चेकअप किया और उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि ये ठीक हो जाएंगी, बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो इनकी दादी थी वो कुछ अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। और उन्होंने सबको बताया कि अब मेरा अंत पास में ही आ चुका है, अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और जब उन्होंने ये बात बोली थी, तो यानी जब उनका आखिरी सांसें वो ले रही थी, उसके कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ये बात बोली थी। और उनको ये भी लग रहा था कि उन्होंने प्रेयर नहीं करी, प्रेयर उनकी छूट गई थी। तो वो अपने ये इन लोगों से, जो घर वाले थे इनके, ये जो खुशवंत सिंह इनकी, जिनकी दादी की ये स्टोरी है, तो खुशवंत सिंह और उनके मम्मी पापा या और जो लोग थे, वो इनकी जो दादी थी वो लोग से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई एक बार वो एक दिन प्रार्थना उनकी छूट चुकी है, और भले ही उनको ये लग रहा था कि ये आखिरी टाइम है, तो ऐसे में क्या है कि कोई इंसान ये ज़्यादातर अपने लोगों से बात करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात हो जाए ये चाहता है। लेकिन उनका इंटरेस्ट इन लोग से बात करने में नहीं था, बल्कि प्रेयर करने में था, क्योंकि एक प्रेयर उनकी ऑलरेडी छूट चुकी थी। वी प्रोटेस्टेड। तो इन सब लोगों ने मना किया, विरोध किया इस बात का कि अरे छोड़ दो, अब एक बार अभी प्रार्थना नहीं करोगी आप तो क्या हो जाएगा। तो मतलब इसलिए कि उनको अच्छा फील कराने के लिए कि बातों में उनसे बातें करें, उनको अच्छा फील कराएं। एक बीमार आदमी के लिए जिस तरह से लोग करते हैं कि बीमार आदमी रेस्ट करे, जो रोज़ काम वो करता है उसको छोड़ दे, आराम करे, और हम लोग बात करें, उसको अच्छा फील कराएं, ये उनकी सोच थी। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने इनके मना करने को कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। और वो आराम से, शांति से अपने पलंग में लेट के प्रेयर करती रहीं, मुँह से बुदबुदा के, और अपने हाथों से माला को जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जब तक कि ये लोग ज़्यादा कुछ समझ पाते या इनको डाउट हो पाता कि भाई उनकी तबीयत और गड़बड़ हो जाएगी या वो उनकी डेथ हो सकती है, तो उतने में ही उनके जो लिप्स थे, उनके होंठ थे, वो अब हिलना बंद हो गए, और उनकी जो माला थी वो उनके निर्जीव हाथ पैर हो गए उनमें से। जैसे उनकी जब डेथ हुई, जान निकल गई, तो वो उसमें से माला उनके हाथ से छूट के गिर गई, और उनके होंठ भी जो प्रेयर कर रहे थे वो रुक गए होंठ। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और एक पीसफुल यानी शांति वाला पूरा एक पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया, और ये सब वो समझ गए कि उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud। और फिर उन्होंने पलंग से उठाकर सब लोगों ने, जैसा कि जो कस्टम होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उस तरीके से उनको ग्राउंड पर लिटाया, ज़मीन पर, और उनको लाल रंग के कपड़े से, कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग
वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और फिर उनको कफन से ढक के फिर बाकी सब लोग उनके क्रियाक्रम का इंतजाम करने में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। और शाम के टाइम जब सब तैयारियां हो गई तो ये जो अर्थी होती है वो बना के उसके ऊपर इनको लिटाने के लिए पहुँचे वहाँ कमरे में। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और शाम की जो धूप आती है वो पूरी कमरे में आ रही थी और पूरे कमरे में इनके में उजाला फैला हुआ था, बरामदे में, कमरे में। और बिल्कुल एक गोल्डन लाइट, जैसे सोने की चमक जो होती है उस तरह की लाइट उनके कमरे में पूरे में फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन कोर्ट यार्ड। ये बीच में ही आधे बरामदे में रुक गए सब लोग। क्यों रुक गए? ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और ये इसलिए रुक गए कि उनके जो बरामदे में और उस कमरे में जहाँ पर उनकी बॉडी रखी हुई थी, चारों तरफ एक तो उजाला फैला हुआ था, बिल्कुल गोल्डन लाइट, और उधर हज़ारों की संख्या में जिन चिड़ियों को दाना चुगाती थी वो पूरी छितरी हुई पूरे फर्श में बरामदे में बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, और बिल्कुल कोई चुपचाप बैठी थी वो, कोई मतलब उसमें चहचहाट या शोरगुल नहीं हो रहा था। चिड़ियाँ कुछ भी मतलब चहचहा नहीं रही थी, वैसी बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। इनको उन चिड़ियों को देख के दुख हुआ और इनकी जो मम्मी थी वो गईं और कुछ रोटियां ले आईं, और उसी तरीके से उसके शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू। और उसी तरह से उन्होंने छोटे छोटे उसको हाथों से मीड़ के उसके छोटे छोटे पीस बनाए, जिस तरह से इनकी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों के बीच में फेंक दिया उनको, जिससे वो चुग लें। क्योंकि इनको ये लग रहा था कि शायद चिड़ियाँ अपना दाना चुगने आई हैं और इनकी दादी की डेथ हो चुकी है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको दाना क्यों नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने रोटी ला के देख के उनको, चिड़ियों को रोटी ला के उनको उसी तरह से जैसे इनकी दादी करती थी वैसा करके दे दिए ताकि वो खा लें, चिड़ियाँ दाना चुग लें। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन जो चिड़ियाँ थीं उन्होंने रोटी का जो इन्होंने मीड़ के उसको डाले उनके बीच में, उसका कोई नोटिस नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं दिया चिड़ियों ने उनकी रोटियों की तरफ। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लीव अवे क्वाइटली। और जब इन्होंने अपनी दादी की डेड बॉडी को अर्थी पर रख कर ले गए, वहाँ से उठाया और ले गए, तो सारी चिड़ियाँ चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो सफाई करने वाला आता है वहाँ से उसने झाड़ू दे के वो सारे जो रोटी के टुकड़े थे उनको डस्टबिन में या कूड़ेदान में डाल दिया। तो यहाँ पर ये स्टोरी अपनी एंड होती है। और इसमें जो इन्होंने अपने दादी के बारे में बताया है, तो उसमें जो भी इमोशंस इनके दिल दिमाग में थे, जिस तरह का रिलेशन था, जितना ये उनको यादें उनकी महसूस करते थे, उस तरह से उन्होंने एक तस्वीर, एक खाका खींचने की कोशिश की है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो इस लेसन का नाम है, उस लेसन से ये समझ में आता है कि एक चित्रकार जिस तरह से पेंटिंग बनाता है किसी की, उसी तरह से एक राइटर किसी का पोर्ट्रेट किस तरह से बना सकता है लिख कर, वो एक एग्ज़ाम्पल है। और उनकी दादी की जो आदतें, लिखने से, किसी के बारे में कोई लिखे और उसको पढ़ के हम उसके बारे में एक पिक्चर जैसी अपने दिमाग में बना सकें, वो एक अच्छे राइटर की एक पोर्ट्रेट कहा जा सकता है, कि पेन पिक्चर उसकी कही जा सकती है, कि पेन से बनाई हुई, पेन से लिखी हुई पिक्चर है ये, एक ब्रश से और कलर से बनाई हुई पिक्चर नहीं है, बल्कि पेन से लिखी हुई पिक्चर है। तो उम्मीद है ये आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो उन्होंने कोशिश की उस तरह से आपको सब समझ में आया होगा। अब आगे जो इसके एक्सरसाइजेज और इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।